देखिए, यह है हमारा आईपीएससी नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इसके पहले हम कार्बनिक रसायन के परिचय का 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें उसमें बारे में बनाए हैं क्या होता है, कार्बन कैसे बांटा गया, उसके 2 बेसिक बातें हमने कार्बनिक परिचय में बता चुके हैं। ये तीसरा नंबर वीडियो है, इसमें आज हम जानेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। सबसे पहले देखिए, जब कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई तो उन्हें नाम देने की बारी है, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटे जाने का नाम देने की बारी आई। तो इसके नामकरण की 2 पद्धतियां होती हैं। पहला क्या होती है, देखिए, निरर्थक या सामान्य पद्धति। निरर्थक या सामान्य पद्धति, फालतू पद्धति जिसे कहते हैं फालतू नाम, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है, हर देश में, हर स्थान पर, हर जिले में, हर प्रदेश में इन यौगिकों का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिए, फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, सिरका हो गया, अल्कोहल हो गया, दारू हो गई, शराब हो गई, जितने भी आपको मिलते हैं नाम कार्बनिक पदार्थों का, वो सभी क्या कहलाते हैं, निरर्थक या सामान्य पद्धति। क्लियर। अब आगे देखिए क्या होता है, दूसरी जो पद्धति बनाई गई, सभी जब देश के वैज्ञानिक, पूरे विश्व के वैज्ञानिक बैठे तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसके नामकरण की एक ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर सभी तत्वों को आसानी से रखा जा सके और सभी का एक टॉपिक के नाम से आधार हो, जिससे अध्ययन करने में, उसको याद करने में सरलता हो और आसानी हो। इसलिए बनाई गई क्या दूसरी पद्धति, आईयूपीएसी या जिनेवा पद्धति। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईपीएससी का, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से क्या हो गया, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। क्लियर। यहां तक हो गया। इसको जिनेवा पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आईपीएससी को जिनेवा पद्धति। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कार्बनों की संख्या को केमिस्ट्री में कैसे कहते, क्या कहते हैं। ठीक, इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आईपीएससी समझने के लिए इन कार्बन की संख्या को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं उसको जानना जरूरी है। देखिए, अगर 1 कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, मेथ। 2 कार्बन रहेगा उसका नाम एथ। 3 कार्बन रहेगा उसका नाम प्रोप। 4 रहेगा ब्यूट। 5 रहेगा पेंट। 6 रहेगा हेक्स। 7 रहेगा हेप्ट। 8 रहेगा तो आक्ट। 9 रहेगा तो नोन। 10 रहेगा तो डेट। क्लियर। ये 10 तक संख्याएं हैं। इसको जो है, जिसको याद ना हो उसको याद कर लें, बिना इसके आप आईपीएससी नहीं लिख सकते हैं, और जिनको याद है उसको याद रखें, एक बार रिपीट कर लें। क्लियर। इसको उतार लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में आपको क्या जानना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया। हाइड्रोकार्बन हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे का नाम दिया गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक बंध होता है। संतृप्त कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। असंतृप्त में डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ये दोनों आपको किसमें मिलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद देखिए, जो संतृप्त है इसमें आता है एल्केन समूह, इसे ओलिफिन भी कहते हैं। एल्केन समूह में क्या रहेगा आपका, सिंगल बॉन्ड। एल्केन क्या है, कैसे बनता है, इसको हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, पहले इतना जान लीजिए। यहाँ पर असंतृप्त में देखिए 2 आते हैं। एक आता है डबल बॉन्ड वाला, इसे कहते हैं एल्कीन समूह, या इसे कहते हैं पैराफिन समूह। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को, ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, एल्काइन समूह। तो इसके बाद हम जानेंगे एल्केन श्रेणी को अलग से, एल्कीन समूह को अलग से, एल्काइन समूह को अलग से। इसलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं, आपको एक एक करके उसका आईपीएससी नामकरण बताएंगे, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। क्लियर। लिख लीजिए फिर चलते हैं आगे। देखिए, पहला समूह क्या है, CnH2n+2। पहला क्या है, एल्केन समूह। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यहां पर देखिए एल्केन समूह है, इसके अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे हम, सफिक्स जिसे कहते हैं अनुलग्न को, एन जोड़ेंगे। क्या है समझिए आसान से। यहां से देखिए,
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन है, पहले इसका सूत्र समझिए, CnH2n+2 का अर्थ है n यहाँ पर क्या है, संख्या है, n क्या है, संख्या है, अर्थात कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगी तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, n के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 का नम 2 + 2 4 हो जाएगी। अगर देखिए यहाँ पर हम कार्बन 1 लिए हैं तो हाइड्रोजन इसके साथ कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तभी यह एल्केन समूह का कहलाएगा। ठीक, तभी यह एल्केन समूह का कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम कार्बन 2 ले लें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 में जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, तो H क्या हो जाएगा, 6। कार्बन यहाँ पर अगर 3 ले लेंगे तो H फिर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8। ऐसे आपका ये बनता हुआ चला जाएगा, किस श्रेणी में रहेंगे, एल्केन श्रेणी। कहीं पर यदि ये सूत्र दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए किस श्रेणी का है, किस समूह का है, तो कौन से समूह का बनेगा, एल्केन समूह का। इस सूत्र को याद रखिएगा, इसको, इसी के आधार पर ये बनता है। अब बात आएगी इसके आईपीएसी नामकरण की। इसका आईपीएसी नामकरण की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए इसका आईपीएसी नामकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न मतलब सफिक्स जो बाद में जुड़ता, इसका मूल शब्द क्या है। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, 1, तो हमने संख्या क्या बताई थी, 1 रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो मेथ। यहाँ पर क्या हो जाए, पहला मेथ। इसका जो अनुलग्न है सफिक्स, वो क्या लिखा है, एन, यहाँ पर एन हो जाएगा। अब जब दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे, मेथ और एन, तो क्या बन जाएगा, मेथेन। क्लियर। CH4 किसका सूत्र है, मेथेन का। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन कितना है, 2, तो इसका कितना बताया, संख्या क्या होती है केमिस्ट्री में, 8, प्लस कर देंगे यहाँ पर एन, तो क्या बन जाएगा, ये एथेन। इसी प्रकार से संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोप, यहाँ पर प्लस एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर। यहाँ पर देखिए इसी तरह से आप कितने भी कार्बन संख्या लेकर के इसको बना सकते हैं। मेथ हो जाएगा, एथ हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, यहाँ से 4 ले लें कार्बन तो ब्यूट हो जाएगा, एथ क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरह से आप जो है 10 तक बनाइएगा। क्लियर। इसी आधार पर संख्या रख करके आप 10 तक बनाइएगा। जब सब इस खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए बहुत सारे उदाहरण लेकर आएंगे और उस पर आपको बनाएंगे और बताएंगे किस तरह से बनता है। इसको आप उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले समूह पर। अगला नंबर देखिए क्या है, एल्कीन समूह। इसे ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन को क्या कहते हैं, पैराफिन, इसे ओलिफिन। तो यहाँ पर देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। n क्या है बताया गया, संख्या। कार्बन 1 रहेगा तो हाइड्रोजन 2, उसका जस्ट 2 गुना रहेगा। इसके अनुलग्न में क्या जोड़ देते हैं, इन, उसमें क्या जोड़ते थे एल्केन में, एन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो पहला सदस्य होगा वह होगा एथीन। मेथीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए मान लीजिए आपने कार्बन संख्या 1 ले ली तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2। इस तरह से आपका बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए केवल 2 हाइड्रोजन है, कार्बन है, यहाँ से कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं होगी कोष। इसका हम अगर बंध बनाएंगे तो यहाँ देखिए एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा और इसकी संयोजकता भी पूर्ण नहीं होगी, जिसके कारण यह पहला सदस्य नहीं बनाता है। ठीक। यह दूसरे सदस्य से शुरुआत करता है अपना, कहाँ से, जब कार्बन संख्या कितनी हो, 2। यहाँ पर देखिए कार्बन संख्या अगर यहाँ पर 2 ले लेंगे हम तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्या इसका होता है, 8। इसके अनुलग्न में क्या जोड़ देंगे, सफिक्स में इन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन, ये बन जाएगा। इसका आईपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, एथीन। ई का बड़ी मात्रा लग जाएगी क्योंकि जो संधि होती है दीर्घ संधि, इसमें क्या हो जाएगी, एथीन। अब यहाँ से देखिए कार्बन संख्या अगर हम यहाँ पर देखिए अब C2H4 का जो है आसानी से इसका संरचना बन सकती है। देखिए
सी यहाँ पर लिख दें। सी यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन समूह है। डबल यहाँ पर लगा देंगे, 4A है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये देखिए इसकी संरचना इस तरह से बन जाएगी। इसलिए इसका पहला सदस्य कौन सा होता है, एथीन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर कार्बन संख्या हम 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H5। C3 3 दूनी 6, H6 हो जाएगा। यहां से अब क्या होता है 3 का प्रोप, अनुलग्न क्या जुड़ेगा, इन, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। इसी तरह से यहां पर देखिए C4 ले लेंगे तो H कितना हो जाएगा, 8। 4 कितना होता है, ब्यूट। प्लस में क्या जुड़ेगा, इन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूट प्लस इन क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। क्लियर। तो ये हुआ आपका एल्कीन समूह। इसके बाद आपका एल्किल समूह है, उसके बाद है एल्काइन समूह, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट क्रियात्मक समूह वाले आईपीएससी नामकरण पर। तो इसके पहले आप लिख लीजिए इसको, यदि कोई आपको दिक्कत आई है तो आप कमेंट कर दीजिए। इसके पहले जो हमने 2 पार्ट बनाया है वो भी देख लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद हम सभी जब समूह हो जाएंगे तो आपके लिए ढेर सारे उदाहरण लेकर आएंगे हम, जिसमें आप आईपीएससी में एकदम फर्राटे सीख जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको लिख लीजिए। अब मिलते हैं हम